नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में ना हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे। तो आप लोगों को क्लास क्रमांक 13 में व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होता है इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। तो नहीं देखेंगे तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ना आप लोग इसी टॉपिक का जो एमसीक्यू करोगे ना तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का आपका सिलेबस भी इसमें दिखा दी हूँ। ये रहा आप लोगों का सिलेबस, जिसमें आप लोगों को ना व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में समझने के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसको आप लोग क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद ना आप लोगों को क्या करना है, जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि देखो, एग्ज़ाम से कम एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिवीजन भी तो करना है जी। पूरे के पूरे सारी चीज़ों को तो बुक को तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन जो आप लोग शॉर्ट्स में लिखे रहोगे ना, जो जो चीज़ मैं बोला रहूँगा केवल उसे आप लोग क्या करोगे, रिवीजन कर पाओगे। जो रिवीजन करोगे अगर वो एग्ज़ाम में आता है ना तो ईजीली तरीके से आप लोग इसको रिकॉल कर पाओगे, भूलोगे नहीं। तो इसीलिए कम से कम ना जो जो वर्ड मैं बोलता हूँ, जो जो टॉपिक बोलता हूँ उसको कम से कम नोट बनाना है आप लोगों को। ठीक है, और एक सब्जेक्ट में नहीं करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है। कम से कम ना पतला पतला पेज ले सकते हो, 100 पेज का ले सकते हो कॉपी, दो तीन अलग अलग ना, तो उसमें आप लोग क्या करना, बना सकते हो। या एक ही थोड़ा सा मोटा ले लेना और अलग अलग ना कुछ कुछ पेज छोड़ करके बनाते हुए चलना आप लोग। ठीक है, जो जो बोलूँगा केवल उन्हीं को करना है, पूरे के पूरे कॉपी आप लोगों को नहीं करना है। उसके अलावा जो चीज़ आप बार बार भूल जाते हो ना तो उसे भी शॉर्ट में आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, आज का ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आप लोग क्या करना, वहाँ से डाउनलोड करना और दोबारा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ऑप्शन बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। या ऑप्शन सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक पहला का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है बोला है, तो व्यक्तिक भिन्नता का जो अर्थ है, जो मतलब होता है ना, वो कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होता। आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में समझाया था ना कि वर्ल्ड का कोई भी दो व्यक्ति लेकर के आ जाओ, या उसके अलावा दो दो बच्चा ऐसे ले आ जाओ जिस जो जुड़वा है और एक समय में क्या हुआ है, एक समय में जन्म हुआ है। तो उन दोनों बालकों की जो भिन्नता है ना वो अलग अलग हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यक्तिगत हो, चाहे बौद्धिक हो। तो किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, उसमें भिन्नता पाया जाता है। कोई भी दो व्यक्ति समान रूप से नहीं होता, मतलब एक जैसा वो नहीं होता। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता बोलेंगे। ठीक है, आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों को पढ़ाओगे तो पढ़ाने से पहले अलग अलग बच्चों को किस प्रकार से आपको हैंडल करना है, किस सिचुएशन में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है, ताकि सारे बच्चे जो है वो अच्छे प्रकार से सीख पाए। तो इसीलिए आपको अभी ये जो टॉपिक है उसको दिया गया है और आपको पढ़ना पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता को, क्योंकि कक्षा में भी क्या होगा, बहुत सारे बच्चे एक साथ रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, और कोई बच्चा जल्दी सीखेगा, कोई बच्चा लेट में सीखेगा। तो इसीलिए आपको एक शिक्षक होने के नाते क्या करना है, आपको ना व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि भविष्य में भी आप लोग शिक्षक बनने वाले हो, इसके वजह से समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आपको एक चीज़ हमेशा मैं अपने क्लास में बोलता हूँ कि आपको ना क्या करना है, एक शिक्षक के रूप में सोचना है, क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हो। और एक शिक्षक के रूप में जब सोचोगे ना तो ईजिली तरीके से आप वहाँ पर ना अपने आप को रख करके ईजी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पॉजिटिव में आंसर ले सकते हो। और जब एक शिक्षक के रूप में सोचोगे तो प्रश्न जो रहता है ना वो ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। ऑप्शन बी, जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन सी, पर्यावरणीय प्रभाव। या ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच जटिल पारंपरिक क्रिया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो व्यक्तिक भिन्नता का जो प्राथमिक कारण होगा ना वो आनुवांशिकता हो जाएगा और पर्यावरण हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो जटिल पारस्परिक क्रिया है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, दो जो अलग अलग व्यक्ति होगा उसमें जो भिन्नता पाया जाता है वो कैसे पाया जाएगा? आनुवांशिकता के कारण पाया जाएगा, मतलब हेरिडिटी के कारण पाया जाएगा। और आनुवांशिकता आप लोगों को पहले की क्लास में बताया हो ना कि आनुवांशिकता का जो मतलब होता है आपके माता पिता से जो आपको गुण मिलता है, जो आपको जीन मिलता है ना उसमें से आपको ट्रांसफ़र होता है, वो आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे किसी के माता पिता का डायबिटीज़ वगैरह होता है तो जनरली उसके बच्चे को भी हो जाता है। जैसे कि किसी के माता पिता जनरली कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, जनरली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि किसी माता पिता का जो रंग है वो एकदम गोरा होगा या उसके अलावा प्योर वाइट होगा तो उसका जो बेटा है वो भी क्या होगा, वो भी प्योर वाइट या एकदम ही गोरा टाइप से होता है। तो इस प्रकार से उसको जो बौद्धिक गुण हो, चाहे शारीरिक गुण हो, चाहे मानसिक गुण हो ना, अपने पिता से, अपने माता पिता से जो उसको ट्रांसफ़र होता है, जो उसको मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता बोलेंगे। समझ में आया आनुवांशिकता क्या होता है? उसके अलावा पर्यावरण, तो पर्यावरण का मतलब ये होता है कि जिस इलाके में, जिस जगह में, जिस पर्यावरण में आप रहते हो ना वो जो है वो आपको क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके साथ साथ पर्यावरण क्या करता है? आपकी जो व्यक्तिक भिन्नता है उसमें अंतर रहता है। कैसे? तो देखो, अगर आप लोग अच्छा माहौल में रहोगे, अच्छा पर्यावरण में रहोगे तो आपका व्यक्तित्व कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा, एक अच्छे पर्सन की तरह बनेगा। लेकिन अगर आपका पर्यावरण खराब होगा, मतलब आप दूषित माहौल में रहोगे तो आपका जो व्यक्तित्व है कैसा बनेगा जी? दूषित जैसा ही बनेगा। मतलब ये है कि पर्यावरण जो आपका जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करेगा कि नहीं, आप ये बताओ? करेगा ना। तो इसीलिए व्यक्तिक भिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण है वो क्या होगा? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सारी चीज़ों को आप लोगों को अलग अलग करके बताने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि केवल ये प्रश्न ही पूछा जाएगा कि व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है बताओ बोल करके, ये नहीं पूछा जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आनुवांशिकता क्या है, बता पाओगे कि नहीं? उसके अलावा पूछा जाए कि पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है, बता पाओगे कि नहीं आप लोग? ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसीलिए क्या करता हूँ, आप लोगों को ना सारे ऑप्शन को बताने की कोशिश करता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ों को, ताकि आप लोगों को क्या रहे, अच्छे से याद रहे। इसके वजह से समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को पढ़िए। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योक्रिया के कारण, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने का कारण, या ऑप्शन डी वातावरण के प्रभाव के कारण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यकृत के कारण करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों को जस्ट बताना कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो भिन्नता का जो एक प्रमुख कारण होता है वो वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी होता है, और वातावरण के बीच क्या होता है? पारस्परिक क्रिया बोल सकते हो, या उसके बीच अन्योन्यकृत क्रिया बोल सकते हो। दोनों एक ही है। ठीक है। प्रश्न है जो है ना वो थोड़ा सा घुमा दिया गया है तो इसके वजह से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और आज का ये जो क्लास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा ना उसके 10 मिनट बाद इसका जो पीडीएफ है अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो? या तो आप लोग सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। वहाँ से कमेंट करके बोल सकते हो कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, तो वहाँ से डाल दूंगा आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर एक रेंडमली व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वो भी मेरा ही नंबर है। तो उसमें आप लोग व्हाट्सअप करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से भी आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज जो है वो पे करना होगा। इतना भी नहीं लूँगा कि आप पे ना कर पाओ, एकदम नॉमिनल लगेगा जो ना ईजिली रूप से आप लोग पे कर पाओ। मतलब ये है कि मार्केट में आप लोग कहीं भी जाते हो ना, थोड़ा बहुत जो खाते हो ना केवल उतना ही लूँगा, एक बुक का कीमत भी नहीं लूँगा आप लोगों से। ठीक है। तो ये ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन बी आनुवंशिकता का अंतर, ऑप्शन सी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो वो आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक पाँचवा को पढ़िए। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बुद्धि स्तर में, ऑप्शन बी अभिवृत्ति में, ऑप्शन सी गतिवाह योग्यता में, या ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न क्रमांक पाँचवा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत जो भेद है या व्यक्तिगत जो अंतर है वो पाया जाता है, वो बुद्धि स्तर में पाया जाता है, अभिवृत्ति में पाया जाता है और गतिवाही योग्यता में पाया जाता है। आप लोगों को बताया ना कि व्यक्ति में भिन्नता कैसे पाया जाता है जी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, तो किसी भी प्रकार से उसमें क्या है अंतर पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक पाँचवा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अभी मेहनत करोगे, आप लोगों के लिए बाद में बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखो बाकियों से आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा आप लोगों को सारा मेहनत जो है वो करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। समझ में आया? तो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलता हूँ थ्योरी में, उसे आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसीलिए बोलते रहता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक छठवां को ध्यान से पढ़िए। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सजातीय या ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो प्रश्न क्रमांक छठवां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मार्गरेट मीड नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार ना व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक माना है, ये जो मनोवैज्ञानिक मार्गरेट मीड है ना, तो उन्होंने क्या माना है, तो वो सांस्कृतिक माना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना वो सहायक शिक्षा मतलब ना शिक्षक भर्ती में ना 2019 में जो हुआ था ना, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। तो चाहो ना तो आप लोग ना मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है करके सांस्कृतिक एक केवल जो क्वेश्चन है उसे नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन भी तो करना है जी बाद में। तो अगर शॉर्ट शॉर्ट में कोई चीज़ लिखे रहोगे ना तो रिवीजन करते आपको अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक सातवां को ध्यान से पढ़िए। हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी टर्मन या ऑप्शन डी पियर्सन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक सातवां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी गाल्टन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था सबसे पहले कि हेरिडिटी नामक जो पुस्तक है ना वो गाल्टन ने लिखा था। आप लोगों को बताया था ना जी इसके बारे में। तो और उसके साथ साथ बताया था ना कि इस पुस्तक में उन्होंने क्या बोला था। तो इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया था कि लोगों में किस प्रकार से व्यक्तिक भिन्नताएं पाया जाता है। वर्ल्ड के कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, कोई ना कोई उसमें अंतर पाया जाता है। ये उन्होंने क्या किया था, सिद्ध किया था। और उसके अलावा सबसे पहले जो व्यक्तिक भिन्नता है उस पर सर्च किसने किया था? जी हाँ, मतलब उस पर शोध किसने प्रारंभ किया था? तो वो गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है और इसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, ये जो हेरिडेटरी लिखा है ना वो हेरिडिटी है। ठीक है, जिसे अनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक आठवां को अब ध्यान से पढ़िए। विकास के व्यक्तिक विभिन्नता के समझ के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय कारकों पर विचार जो लोगों को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन बी शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, ऑप्शन सी वंशगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, या ऑप्शन डी वंशगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्यक्ष व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? देखो आप लोग कमेंट ना करो, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, प्रश्न को पहले पढ़ा करो खुद और पढ़ करके खुद आंसर लेने की कोशिश करो। भले ही कमेंट ना करो लेकिन अपने दिमाग में अपने समझ के लिए आठवां का ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, इस प्रकार से आपको आंसर लेना है। क्यों? जब आप ऐसे आंसर लोगे ना और मान के चलो आपसे गलत भी हो गया, आप ए लिया है और बी करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस तो किया। जब सेम प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा या कहीं भी आप दोबारा
इस प्रश्न को पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक करता है, ध्यान रखना आप लोग। और कई बार आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपसे वो क्वेश्चन क्या है गलत हो जाता है तो आपके माइंड में एक क्लिक करता है दोबारा जब आप उस क्वेश्चन को देखते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए खुद आंसर लेने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास के व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो विकास के जो व्यक्तिक विभिन्नता है ना उसको समझने के लिए ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी परंपरागत क्रियाओं का विचार करना करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इसमें कई जो क्वेश्चन है ना वो सेम टू सेम पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 1 भी सेम था, 2 भी सेम था, बीच में आप लोगों को एक और क्वेश्चन बोला था वो भी सेम था, और प्रश्न क्रमांक 8वां भी सेम है। इसमें मुख्य बात क्या है? वंशगत बोला है, तो वंशगत का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी होता है ना, जिसे वंशानुक्रम कहा जाता है, और ये वंशगत भी लिखा है तो ये भी हो जाएगा। दूसरा देखो इसमें पर्यावरणीय बोले है, मतलब पर्यावरण बोला है। किस किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है ये आप लोगों को गौर करना है, समझना है, इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ। सेम प्रश्न है जी इसमें, ठीक है। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, या विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे ना तो वंशगत या हेरिडिटी या पर्यावरण को आप लोगों को गौर करना है, ये दोनों वर्ड पर। ठीक है, ये दोनों के दोनों लोगों को क्या करता है? प्रभावित करता है, और प्रमुख ये कारक है उसमें, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। सेम टू सेम उसी टाइप से प्रश्न है, भले ही आप लोग गौर ना करो, लेकिन क्या है ना प्रश्न को सामने वाला जो भी क्वेश्चन छांटने वाला होता है वो एग्जैक्ट नहीं देता। आप लोग सोचते हो ना कि मैं तो पूरा बुक पढ़ता हूँ लेकिन बुक से सर ये जो सेम टू सेम क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है, तो कहाँ से पूछेगा जी सेम टू सेम क्वेश्चन? अगर मैं भी क्वेश्चन तैयार करूँगा ना तो मैं भी क्वेश्चन की जो स्वरूप है उसका पैटर्न है उसको बदलूंगा ही बदलूंगा। सेम टू सेम जैसा ये प्रश्न छपा है सेम नहीं करूँगा, मैं अपने अनुसार ये जो प्रश्न है उसको क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न को बना करके दूंगा, सेम टू सेम नहीं दूंगा। मैं कैसे चेक करूँगा कि आपकी काबिलियत कैसे है? ऐसे में तो कोई भी जाएगा रटेगा और रटने के बाद सीधा सीधा क्या करेगा, उसको उगल देगा जा करके रट करके, तो ऐसा थोड़ी होता है जी। आपको क्या करना है, आपको समझना है, इसीलिए अपने प्रत्येक क्लास में आप लोगों को बोलते रहता हूँ, आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझने पर ज़्यादा जोर देना है बोल करके। जब समझोगे टॉपिक को, जब समझे रहोगे तो ईजी तरीके से आप बना पाओगे, चाहे कैसा भी घुमा ले। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को अब ध्यान से पढ़िए। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए माता पिता की मनोवृत्ति, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी नस्ल, या ऑप्शन डी स्थान। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बुद्धि इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? आप लोगों ने एक क्लास में कई बालकों को देखे होंगे, और उस क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बालक जो है ना, आप एक बार कोई टॉपिक को समझाते हो तो वो तुरंत समझ जाता है, वही दूसरा जो बालक होता है आप 1 से 2 बार समझाओगे तो समझता है, और वही एक तीसरा बालक भी आप लोगों को ऐसे मिलेगा जो कम से कम 3 से 4 बार जब तक कि उस बालक को ना समझाओ वो नहीं समझ पाता है। तो किस वजह से इसमें व्यक्तिगत अंतर देखने को मिलता है? बुद्धि। कई बालक जो है वो 10 वर्ष की उम्र में बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, कई बालक आप लोगों ने देखा होगा कि 20 साल उसको हो गया है लेकिन 10 साल जैसा उसका बालकों का जो बुद्धि होता है वो रहता है। तो इसीलिए कई का मेच्योरिटी जो रहता है वो जल्दी आ जाता है, कई का नहीं आता रहता है, किसके वजह से? तो वो बुद्धि के कारण होता है। ठीक है, तो इसीलिए बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कारक है ना प्रमुख और जिम्मेदार जो कारक होगा उसके अलावा, तो वो कौन होगा? वो बुद्धि हो जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहो तो शॉर्ट में आप लोग इसको नोट करके रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को अब ध्यान से पढ़िए। हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धि के सिद्धांत से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी पर्यावरण से, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नता से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिक भिन्नता से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? आप बुद्धि से अलग होते हो, प्रेरणा से, मोटिवेशन से अलग होते हो और आपकी अभिरुचि मतलब जिस फील्ड में आपकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है वो अलग होता है। किसके वजह से होता है? तो वो व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से जी। आप क्या होंगे, कई जो लोग होंगे वो बुद्धि में अलग होंगे, प्रेरणा में अलग होंगे, अभिरुचि में मतलब इंटरेस्ट में अलग होंगे। कैसे होंगे? तो वो आप में क्या होगा, व्यक्तिक जो भिन्नता है, आपकी रुचि अलग है, दूसरे बालक की रुचि अलग है, तो दोनों में क्या पाया गया है? भिन्नता ही ना पाया गया है, अंतर ही ना पाया गया है। तो किससे अंतर होगा? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिक भिन्नता, ऑप्शन बी अंतः संबंध, ऑप्शन सी निरंतरता या ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिक भिन्नता इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाती है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता को ही ना दर्शाएगा जी। अभी आप लोगों को जस्ट बताया था ना कि एक जो व्यक्ति है वो बुद्धि में अंतर होता है, प्रेरणा में, अभिरुचि में अंतर होता है, प्रेरणा में अंतर होता है। ये तीनों की तीनों क्या होगा? अंतर को दर्शाता है। और क्यों अंतर होता है इसमें? क्योंकि देखो एक जो बालक है जो सेम एज का होगा वो क्या करेगा, कोई भी पार्ट को, कोई भी टॉपिक को एक साथ क्या करेगा, एक बार में सीख जाएगा। दूसरा जो बालक होगा कम से कम 2 से 3 बार वो उसको सीखने में लग जाता है, जो टाइम है वो। तो वो विकास का क्या होगा, व्यक्तिक अंतर हो जाएगा। किसी का मैच्योरिटी जल्दी आता है, किसी का मैच्योरिटी लेट से आता है। तो इसी के कारण क्या मिलता है, व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलता है। और कई बालक जल्दी सीखते हैं और कई बालक लेट में सीखते हैं, इसी की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, आप लोगों के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने ना थ्योरी में ये सारा चीज़ उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो जो जो आप पढ़ाए केवल क्या करो उसी प्रश्नों को दो। तो आप लोग मेरे से ये बोल सकते हो, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, लेकिन अलग अलग टाइप से बोलने का मतलब या प्रश्न लाने का मतलब क्या होता है? एग्ज़ाम में अगर इस टाइप से प्रश्न लाएगा और सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन देगा तो आप बोल पाओगे क्या? कुछ नहीं बोल पाओगे, केवल आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, सिलेबस में जो टॉपिक में दिया है उसको पढ़ाता हूँ। उसके अलावा अलग अलग एग्ज़ाम में उस टॉपिक से पूछे गए जो क्वेश्चन होता है ना उसे उठा उठा करके लाता हूँ, ताकि ना जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिले। देखना चाहो तो सीटेट में ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया है अपर प्राइमरी मतलब ना 6वीं से 8वीं का जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ना मिडिल क्लास के लिए, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ, क्योंकि आप लोगों का क्या है ना चहुमुखी प्रकार से आपका प्रैक्टिस हो सके, इसी वजह से लेकर के आता हूँ। अदरवाइज तो आप लोगों को केवल जो थ्योरी पढ़ाता हूँ वही केवल सेम टू सेम टॉपिक ला कर पढ़ा दूँ, आप लोग इजीली तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगी, सर आपने बताया मैं सारा चीज़ पढ़ लिया। लेकिन जब एग्जाम में जाओगे इसी प्रकार से टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आप लोग कैसे करोगे? बाद में आप मेरे को ही ब्लेम लगाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि चहुमुखी प्रकार से आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आप लोगों को क्या है, सीमित प्रकार से नहीं पढ़ना है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन जो है ना वो लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, थोड़ा बहुत लेक्चर हो जाता है इसमें। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को आप ध्यान से पढ़िए। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को खाली स्थान चाहिए। ऑप्शन ए टालना, ऑप्शन बी उपेक्षित, ऑप्शन सी समझना या ऑप्शन डी अनदेखा करना। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी समझना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को खाली स्थान करना चाहिए। तो वो समझना चाहिए ना करेक्ट हो जाएगा जी। और आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि में एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ ना अपने क्लास में, अगर आप लोगों को प्रश्न पॉजिटिव मिलता है तो आंसर भी आप लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। टालना क्या होता है, निगेटिविटी को दर्शाता है ना।
उपेक्षित करना, उपेक्षा करना क्या होगा, निगेटिविटी होगा ना। अनदेखा करना क्या होता है जी, नेगेटिविटी होगा। कहीं पर आप लोगों को क्वेश्चन निगेटिव नज़र आ रहा है क्या, आप लोग मेरे को ये बताओ। नहीं ना रहे। सामाजिकता, सांस्कृतिक और धार्मिक और भाषाई विविधता, मतलब हर क्लास में जो लैंग्वेज बोलने वाले जो बालक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसको क्या करोगे, समझोगे ही ना जी। बालकों की जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता होगा उसको। और एक शिक्षक के रूप में सोचो ना जी, कई बालक जो होंगे उसकी सामाजिक जो परिस्थिति है वो अलग होगा, सांस्कृतिक परिस्थिति अलग होगा, धार्मिक परिस्थिति अलग होगा। अलग अलग भाषा बोलने वाले बालक मिलेंगे कक्षा में आपको। कोई हिंदी बोलेगा, कोई छत्तीसगढ़ी बोलेगा, कोई और लैंग्वेज बोलेगा। तो आप क्या करोगे, इन सारी विविधता को आप समझने की ही ना कोशिश करोगे एक शिक्षक के रूप में। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आपको एक शिक्षक के रूप में सोचना है। आपको एज अ स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचना है आपको, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते आप कैसे हैंडल करोगे उस परिस्थिति में, ये सोच करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ईजी तरीके से बना पाओगे आप लोग। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन बी शारीरिक क्षमता, ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता या ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक भिन्नता करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, तो वो व्यक्तिक भिन्नता ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हो बालकों को और पढ़ाते टाइम अब किस बात को ध्यान दोगे, व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान दोगे कि बालक जो है वो अलग अलग होते हैं। कई बालक एक बार में सीख जाएंगे, कई बालक 2 बार में सीखेंगे, कई बालक को आपको बार बार समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसमें जो व्यक्तिक भिन्नता है उसके, चाहे वो बौद्धिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसके चाहे वो शारीरिक हो, सारी चीज़ों को उसका जो अंतर है उसको आपको समझना पड़ेगा पहले, और ध्यान रख करके उसको पढ़ाना पड़ेगा ताकि एक साथ जो बालक है वो समझ पाए। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़िए। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जी। इसमें जो होगा ना वो व्यक्तिक भिन्नता इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ऑप्शन बी व्यक्तिक आधारित पाठ्यक्रमों को उनके आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त तो दोनों करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे, व्यक्तिक भिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होना चाहिए। तो व्यक्तिक भिन्नता में ना जो मिलन के समय होगा ना दो बालकों की अलग अलग व्यक्तिक भिन्नता, तो उसकी भूमिका क्या क्या होना चाहिए। तो ए भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना है बालकों के, कि कई बालक में किस प्रकार की अभिरुचि है, किस प्रकार का दृष्टिकोण है और किस प्रकार की योग्यता, ये जानने का प्रयास करोगे एक शिक्षक के रूप में। उसके अलावा व्यक्ति आधारित जो पाठ्यक्रम है उनकी आवश्यकता है और उनके अनुरूप क्या करोगे, आप बच्चों को उनके अनुरूप पढ़ाओगे ना जी, कि जैसे जैसे बालक की बौद्धिक क्षमता है, जैसे वो सीख पाता है उसके अनुसार आप क्या करोगे, पढ़ाने की कोशिश करोगे। तो ए और बी इसमें दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर कूट में प्रश्न पूछिए, कूट में पूछा जाता है। तो एक चीज़ आप लोग जान लो, कूट में जो प्रश्न पूछा जाता है ना, इन्हीं प्रश्नों को मिला करके 4-5 प्रश्नों को क्या कहा जाएगा, एक में मिला करके सही जोड़ी बनाओ, कथन और कारण बना करके पूछा जाता है। कोई अलग से बुक में ऐसे सोचोगे ना कि पहले से कूट में दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप भी अगर कि सोचोगे ना कि मैं किसी के लिए क्वेश्चन निकालूं, या मैं सोचूं ना कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकालूं, तो मैं छांटूंगा 4-5 क्वेश्चन को और 4-5 क्वेश्चन को एक में मर्ज करूंगा, और मर्ज करने के बाद फिर ऑप्शन बनाऊंगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश
कोशिश करो और ज़्यादा जो डाटा है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करो समझने के लिए, ठीक है। तब आप लोग क्या करोगे, ईजी तरीके से समझ पाओगे, ऐसे क्वेश्चन को भी हैंडल कर पाओगे आप लोग, ठीक है। और सोचोगे ना कि पहले से इसमें कूट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उन लोग छांटते हैं उन लोग खुद से बनाते हैं, उसके बाद ही आता है। सोचोगे ना कि कोई बुक में कूट में दिया होगा, सेम टू सेम प्रश्न वहाँ से उठा करके आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम दिलाया हूँ जी इसका अब तक की, मैं तो बता रहा हूँ अपने अनुसार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को ध्यान से पढ़िए। अब आप लोगों के लिए ना थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। क्या शैक्षिक क्षेत्रों को एजुकेशनल एरिया में निष्पादन परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन बी, यह हास्याकृत महत्वहीन विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शन सी, यह सार्वभौमिक धारणा रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। या ऑप्शन डी, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? पहले आप गेस कीजिए, फिर आप लोगों को इसका आंसर दूंगा विस्तार पूर्वक मैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सह शैक्षणिक क्षेत्र को एजुकेशनल एरिया के निष्पादन परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जाता है? तो वो क्या किस आधार पर किया जाएगा? यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। सह शैक्षिक मतलब पढ़ाने के जो तरीके होते हैं ना, और उसके अलावा सह शैक्षिक मतलब पढ़ाने में ना और कौन कौन सी चीज़ें जो है और कौन कौन से क्षेत्र जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर क्या किया जाता है, वह शैक्षणिक क्षेत्र का निष्पादन मतलब उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो किसके आधार पर होगा और किस वजह से होगा? यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करेगा? संतुष्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए। या ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है इसमें? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या इसका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 17 का। और जो लोग कमेंट करोगे ना, उसका अगर सही आंसर दोगे तो सही बोलूँगा, गलत दोगे तो फिर करेक्ट कर दूंगा। उसके अलावा ना इसका जो पूरा PDF है ना अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डालूंगा, तो वहाँ ना जब PDF के लास्ट में ना पूरा आंसर आप लोगों को डाल दूंगा, जितना भी क्वेश्चन है ना उसके लास्ट में क्या करूँगा, आंसर डाल दूंगा, ठीक है। PDF के लास्ट पेज में डालूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा प्रैक्टिस करते बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर अवश्य देंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है जी, ध्यान से पढ़ोगे तो इजी तरीके से केवल लंबा लंबा आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार के सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठचर्या चाइल्ड सेंट्रेड करिकुलम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना। या ऑप्शन डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठचर्या चाइल्ड सेंट्रेड करिकुलम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार के सहयोग उपलब्ध करवाना चाहिए? तो देखो,
विद्यालय में व्यक्तिक विभिन्नता होगा, कोई भी दो बालक समान तो होगा नहीं। तो प्रत्येक कक्षा में क्या है, अलग अलग जो व्यक्तिक भिन्नता वाले जो बच्चे हैं वो रहेंगे, और सभी के व्यक्तिक भिन्नता जो होगा उसको एक साथ आप कैसे पढ़ा सकते हो और विद्यालय में किस प्रकार से सहयोग जो है वो उपलब्ध करवा सकते हो। तो देखो, बाल केंद्रित पाठचर्या, चाइल्ड सेंट्रेड करिकुलम, मतलब जो है ना, आप जब पढ़ाओगे तो बच्चों के लेवल से पढ़ाओगे। और उसके अलावा पाठचर्या जो होता है ना, मतलब यह है कि पाठ में जो चीज़ होता है वो आप क्या करोगे, अच्छे से उसको अच्छे से समझ करके समझाते हुए चलोगे, ताकि क्या करें, ताकि जो शिक्षार्थी है ना वो सीखने के अनेक प्रकार के जो अवसर है वो उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है जी इसके बारे में। और बाल केंद्रित पाठचर्या क्या होता है, ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो बाल केंद्रित पाठचर्या का मतलब ये होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, तो उसके स्तर से पढ़ाना है। और जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक पे क्या करते हो, अगर बच्चा ना उस टॉपिक पर कुछ बताना चाहता है तो उसको भी क्या करना, अवसर उपलब्ध कराना बच्चे को, ताकि उसके मन में जो भी क्यूरियोसिटी है ना वो बता सके, व्यक्त कर सके। और किसी भी बालक को क्या है, जिस बालक के भी मन में किसी प्रकार से क्वेश्चन हो तो उसको भी मौका दिया जाना। तो देखो, बच्चों को भी समान अवसर दिया जाना, जितना एक शिक्षक का रोल होता है पढ़ाने में, उतना ही बालकों का भी रोल होता है उस टॉपिक को समझने में। और अगर वो कुछ बताना चाहते हैं तो उसको भी प्रॉपर मौका देना। तो ये क्या कहलाता है, बाल केंद्रित कक्षा कहलाता है, या बाल केंद्रित क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को ध्यान से पढ़िए। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, ऑप्शन बी रचनात्मकता और मौलिकता, ऑप्शन सी समायोजन और बुद्धि, या ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी चिंतन और कल्पना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, थार्नडाइक के व्यक्तिक वर्गीकरण का आधार है। तो थार्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था ना, तो उसका जो आधार था, उन्होंने चिंतन और कल्पना के माध्यम से क्या किया था, व्यक्तिगत अंतर को बताया था। तो ये चीज़ को आप लोगों को नोट करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि थार्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक है वो बाकियों से बिल्कुल अलग बोला है इसके वजह से। ठीक है, तो इस वजह से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, ऑप्शन ए लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, ऑप्शन बी लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, या ऑप्शन डी अनुपयुक्त है क्योंकि सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है जी, कोई टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ध्यानपूर्वक मैं जो जो चीज़ बोला हूँ ना, अगर उसको फॉलो करोगे तो इजी तरीके से बन जाएगा ये। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से पढ़ो प्रश्न क्रमांक 21 में, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, तो कक्षा में अलग अलग प्रकार के जो भिन्न भिन्न बालक है वो रहते हैं ना, अलग अलग जो व्यक्तिक भिन्नता वाले बालक है वो, तो उनके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। क्यों लाभकारी होगा, तो देखो, एक जो बच्चा है कोई दूसरा स्किल जानेगा, दूसरा वो जो बच्चा है वो कोई दूसरा स्किल जानेगा, तो एक दूसरे में क्या करेगा, अपना अपना जो स्किल है, अपना अपना जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगा जी, उसके लिए लाभकारी ही ना होगा जो व्यक्तिगत विभेद होगा। तो उसके अलावा अगर आप लोगों को केवल आंसर सिर्फ लेना था तो वो कैसे लेना था, प्रश्न आप लोग मुझे ये बताओ, क्या प्रश्न नेगेटिव बोला है क्या, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, तो ये नेगेटिव प्रश्न है क्या, नहीं है ना। तो कैसे आप लोग नेगेटिव आंसर लोगे, आप ये बताओ। लाभकारी नहीं है बोला है, देखो इसमें ऑप्शन बी में, तो ये नेगेटिव होता है ना, नहीं का मतलब इसे काट दो। बी को पढ़ो, हानिकारक बोला है, इसमें भी केवल एक वर्ड को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ये भी नेगेटिव है, काट दो। तीसरा को पढ़ो, ये वाला डी को, अनुपयुक्त है बोला है, तो ये भी नेगेटिव है, तो इसको भी काट दो। पॉजिटिव कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए को देखो, लाभकारी है बोला है। तो जब प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी ना पॉजिटिव लोगे जी हैं।
दो तरीका होता है अक्सर आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको हल करने का। पहला तरीका यह है कि आप क्वेश्चन क्या बोले अच्छी तरह से समझो और समझ करके उसके आधार पर आंसर लो। दूसरा तरीका यह है कि आप ये देखो कि प्रश्न पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आंसर ढूंढो पॉजिटिव वाला। अगर कोई केवल दो इसमें निगेटिव होता तो दो को काट देते। उसके बाद इन दोनों में डिबेट करते दोनों में कि बेस्ट आंसर कौन सा है, तो आपका दो आंसर वैसे ही कट गया। दो पे सही है गलत ये 50-50% का आप लोगों के पास चांसेस था। और ध्यान से पढ़ते तो तीनों की तीनों इसमें था, तो आराम से आप लोग आंसर ले सकते थे कि नहीं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले दोनों तरीकों को अपनाना है आप लोगों को, चाहे किसी भी प्रकार के प्रश्न को पढ़ो, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।